नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत मित्रों राजस्थान की स्थापत्य कला के ऊपर अपनी चर्चा जारी है। और मित्रों स्थापत्य कला के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। बताइए कौन से अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के ऊपर अपनी चर्चा कर रहे थे। और जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है इसमें मित्रों जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग थे उन सभी पर अपन चर्चा कर चुके थे। देखिएगा वैसे राजस्थान में कुल दुर्गों की अगर संख्या देखी जाए तो 256 दुर्ग है राजस्थान में। एक एक दुर्ग का अध्ययन कर पाना ना तो संभव है और ना ही परीक्षक जो है उन दुर्गों से प्रश्न पूछता है। जितने भी महत्वपूर्ण और बड़े दुर्ग है उनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। जैसे सोनारगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का है, जूनागढ़ है, बटनेर है, चूरू का किला है। इसके अलावा मित्रों अपना गागरोन का किला है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, आमेर है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, लोहागढ़ है, तारागढ़, अजमेर है। इन सभी पर मैगजीन दुर्ग है, टोडगढ़ है। जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी दुर्ग है उन सभी पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण दुर्ग और बच जाते हैं जिन पर अपन अपनी चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में आज अपन जिस दुर्ग का अध्ययन करने वाले हैं मित्रों उस दुर्ग का नाम है बयाना दुर्ग। बताओ उस दुर्ग का नाम क्या है? बयाना दुर्ग। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दुर्ग हो जाता है बयाना दुर्ग। थोड़ी सी बातें 8-10 बातें बयाना दुर्ग के बारे में दोस्तों अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बयाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ध्यान रखना इस बयाना दुर्ग का, अब बड़े दुर्ग नहीं है, छोटे से दुर्ग है जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। तो निर्माण दोस्तों ध्यान रखिएगा 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा करवाया गया। बताओ 1040 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? विजयपाल के द्वारा इस बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, इस बयाना दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? बयाना दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा बयाना जो है, इस बयाना का अगर आपसे पूछा जाए पुराना नाम क्या था तो बयाना को जो है श्रीपंत कहा जाता था। बताओ क्या कहा जाता था? श्रीपंत भी कहा जाता था, शोणितपुर कहा जाता था। तो मित्रों ध्यान रखना इसी दुर्ग को कहा जाता है शोणितपुर, क्योंकि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो बयाना का क्षेत्र था उस बयाना के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। मित्रों इसी क्षेत्र को बाणपुर कहने के कारण इसी दुर्ग को कहा जाता है बाणासुर किला। बताओ कौन सा किला कहलाता है? बाणासुर का किला। विजयपाल के द्वारा बनाए जाने के कारण इसी दुर्ग का एक और उपनाम हो जाता है और वो उपनाम हो जाता है विजय मंदिरगढ़। बताओ इसी का विजयपाल ने बनाया, तो बताओ विजयपाल ने बनाया तो कौन सा गढ़ हो जाएगा? विजय मंदिरगढ़ इसी का उपनाम हो जाएगा। मित्रों इस दुर्ग पर कुछ समय के लिए दिल्ली के शासकों का अधिकार हुआ था और दिल्ली के शासकों को बादशाह कहा जाता था। इसलिए इसी दुर्ग का एक और उपनाम हो जाता बादशाह का किला। और ये प्रश्न जेल प्रेरी के पेपर में पूछा जा चुका है कि बादशाह का किला कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसी दुर्ग को बताओ क्या कहा जाता है? बादशाह दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग का नाम क्या हो जाता है? बादशाह दुर्ग हो जाता है, शोणितपुर हो जाता है, बाणासुर हो जाता है, विजय मंदिरगढ़ और बादशाह दुर्ग, ये सारे के सारे इसके उपनाम हैं। मित्रों ये दुर्ग जो है दमदमा अथवा मानी पहाड़ी पर स्थित है। बताओ दमदमा अथवा इसी पहाड़ी को आप कह सकते हैं कौन सी पहाड़ी? मानी पहाड़ी। दमदमा अथवा मानी पहाड़ी पर स्थित अपना किला कौन सा है? बयाना का किला। और जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होते हैं वो दुर्ग कौन सी श्रेणी के माने जाते हैं? गिरी श्रेणी के। तो ये दुर्ग जो है कौन सी श्रेणी का हो जाएगा? गिरी श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें। तो अब आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा,
एक विदेशी यात्री था, डच यात्री था, जिसका नाम था अपने फ्रेंको पेलसेट। बताओ जिसका नाम क्या था? फ्रेंको पेलसेट। वो 1618 ईस्वी में डक यात्री जिसका नाम था फ्रेंको पेलसेट, जो है 1618 ईस्वी में मित्रों बयाना में आता है और बयाना में नील की खेती की क्या देता है? जानकारी देता है। बताइए कब आता है? 1618 ईस्वी में आकर के नील की खेती की जानकारी देता है। तो नील के अवशेष भी आपको पता है कहां पर प्राप्त हुए थे? बयाना में प्राप्त हुए। तो यहां पर लिख सकते हैं मित्रों बयान 1618 ईस्वी में। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 1618 ईस्वी में डच यात्री, बताओ कौन सा यात्री? डच यात्री, जिनका नाम क्या था? डच यात्री फ्रेंको, फ्रेंक स्पेलसेट, डच यात्री फ्रेंक स्पेलसेट बयाना आकर नील खेती की जानकारी, बयाना आते हैं एवं नील की खेती, एवं नील की खेती की जानकारी देते। बताओ किसकी जानकारी देते? नील की खेती की क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। कब दी गई थी? 17वीं सदी में। और किसके द्वारा दी गई थी? फ्रेंक स्पेलसेट के द्वारा यह जानकारी दी गई थी 1618 में। दमदमा अथवा कौन सी पहाड़ी पर हो गया? मानी पहाड़ी पर। मित्रों इस बयाना का अगर आपसे पूछा जाए कि बयाना का प्राचीन नाम क्या था, तो ध्यान रखना बयाना को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? बयाना जो है, बयाना को प्राचीन समय में बताओ क्या कहा जाता था? श्रीपंत कहा जाता था। बयाना किले का प्राचीन नाम नहीं, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत था। यह बयाना के उपनाम है। बयाना दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? विजयपाल के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अपने को यह याद रखनी है कि 1618 ईस्वी में राजस्थान में नील की खेती के पहले अवशेष कहां पर प्राप्त हुए? तो राजस्थान में नील की खेती के पहले अवशेष गुप्तकालीन मुद्राएं। ध्यान रखना यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं कहां से? तो वो भी बयाना भरतपुर से। और जो है अपना गुप्तकालीन मुद्राओं के अलावा नील की खेती के जो अवशेष मिले हैं वो भी बयाना से मिले हैं 1618 ईस्वी में। यहां तक की जो जानकारी है दोस्तों अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या गुरुजी बयाना का किला यहां पर समाप्त हो गया क्या? अरे अभी समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ी सी जानकारी अगर आप और बयाना के बारे में रखते हैं तो परीक्षा में आपको गोला सही करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों देखिएगा बयाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ स्थित, और यह अभी थोड़े से दिनों पहले जो अभी पेपर आयोजित हुआ है राजस्थान लाइब्रेरियन का, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर है? तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ इसी दुर्ग में है। लाइब्रेरियन के पेपर में अभी यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्य का पहला विजय स्तंभ। ऑप्शन में कुंभलगढ़ भी था, बयाना भी था, और रट रखा था कि राजस्थान में तो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनवाया था। लेकिन दोस्तों चित्तौड़गढ़ गलत हो जाएगा। राजस्थान का पहला जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है? इसमें है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया? जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। बताइए इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया। कौन से दुर्ग में है? बयाना में। दोस्तों अगर प्रथम पूछा है, हो सकता है भविष्य में वो दूसरा विजय स्तंभ पूछ ले। तो दोस्तों ध्यान रखना दूसरा विजय स्तंभ, मित्रों दूसरा विजय स्तंभ बताओ कहां पर है? ये हो जाएगा, ध्यान रखना, मंडोर। और मंडोर बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। बताओ दूसरा विजय स्तंभ मंडोर, जोधपुर। और ये गुर्जर प्रतिहार शासक है, गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक के द्वारा निर्मित है मंडोर में। मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ, ध्यान रखिएगा राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ कहां पर है?
तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। बताइए, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ कौन से स्थान पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक 9 मंजिला भवन राणा कुंभा ने बनवाया था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है। लेकिन क्रम नंबर में कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। पहला बयाना, दूसरा मंडोर, तीसरा बताओ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा द्वारा निर्मित। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में चौथा विजय स्तंभ कहां पर है, तो बताओ आप क्या बताएंगे? राजस्थान में जो चौथा विजय स्तंभ है वो है अहुआ, और अहुआ बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। बताइएगा, अहुआ, और अहुआ कहां पर पड़ता है? पाली में। दोस्तों 1857 की क्रांति का दोहर याद कीजिए, जब पश्चिमी राजस्थान में क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी, और उस समय पश्चिमी राजस्थान में क्रांति का केंद्र बन रखा था अहुआ, और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में एरिनपुरा के सैनिक और यहां के स्थानीय जनता के द्वारा बड़े स्तर पर क्रांति की गई थी। 2-3 युद्ध भी आपने सुने होंगे, बिथोड़ा का युद्ध, काले गोरों का युद्ध, ये सारे युद्ध हुए थे। और ये जो क्रांति थी, इस क्रांति के उपलक्ष्य में अहुआ में एक मंदिर बना हुआ है, सुगाली माता का मंदिर। उस सुगाली माता मंदिर के पास क्रांतिकारियों ने एक विजय स्तंभ बनाया, जो राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ कहलाता है। मित्रों, अगर परीक्षक आपसे पूछ ले कि राजस्थान का 5वां विजय स्तंभ कहां है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो 5वां विजय स्तंभ है, ये 5वां विजय स्तंभ बताओ कहां पर है? जैसलमेर में है। और ये जो जैसलमेर में है, बताओ कब बना था? 1965 में। ये बना था 1857 में। 1965 में जब भारत पाक का युद्ध होता है, और उस भारत पाक के युद्ध में भारत विजय होता है, तब उस युद्ध में जो शहीद होने वाले जो अपने वीर सपूत थे, उनकी स्मृति में एक तो बनाया गया वार मेमोरियल, युद्ध संग्रहालय, और एक वहां पर बनाया गया विजय स्तंभ। तो 5वां जो विजय स्तंभ है दोस्तों, ये जो 5वां विजय स्तंभ है, ये आपका बताओ कहां पर हो गया? ये हो गया जैसलमेर में। तो टोटल वर्तमान में राजस्थान में जो विजय स्तंभ है वो बताओ कितने हो गए? 5 हो गए। पहला हो गया बयाना में। दोस्तों बयाना के बारे में और क्या महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा में पूछी जा सकती है? ध्यान रखिएगा, एक यहां पर मंदिर था, उस मंदिर का नाम था उस्सा मंदिर। बताओ यहां पर स्थित मंदिर का नाम कौन सा मंदिर था? उस्सा मंदिर। और इस उस्सा मंदिर का जो निर्माण होता है, यह भी समुद्रगुप्त के काल में। समुद्रगुप्त का एक सामंत था जिसका नाम था देवराज। उस देवराज की पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था चित्रलेखा। उस चित्रलेखा के द्वारा यहां पर एक मंदिर बनवाया गया। उस मंदिर का नाम बताओ कौन सा था? उस्सा मंदिर। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि उस्सा मंदिर जो है, इसका निर्माण, उस्सा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रलेखा के द्वारा करवाया गया। लेकिन दोस्तों समय बीतता है और इस उस्सा मंदिर को मुबारक खिलजी तुड़वा देता है। दोस्तों कई गाइडों में इल्तुतमिश भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इल्तुतमिश नहीं था। मुबारक खिलजी जो है इस उस्सा मंदिर को तुड़वा करके इस उस्सा मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बना देता है। और इस मस्जिद का नाम बताओ कौन सी मस्जिद है? उस्सा मस्जिद। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में उस्सा मस्जिद कहां स्थित है, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित 3rd ग्रेड वैकेंसी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में उस्सा मस्जिद कहां है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस्सा मस्जिद कहां पर है? बयाना भरतपुर में, जिसका निर्माण मुबारक खिलजी ने करवाया। किसके स्थान पर करवाया? उस्सा मंदिर के स्थान पर करवाया। उस्सा मंदिर का निर्माण बताओ किसने करवाया था? चित्रलेखा ने। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसी बयाना के किले में एक स्थित है भीमलाट। बताओ बयाना के किले में स्थित क्या है? भीमलाट। आप कहेंगे ये भीमलाट क्या होती है? जिस प्रकार जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह ने 1747 ईस्वी में जो अपना राजमहल युद्ध था, उस राजमहल विजय की उपलक्ष्य में एक इमारत बनाई थी जिसको ईश्वर लाट कहा जाता था।
इस सरलाट से ही बाद में ईश्वरी सिंह कूद करके सुसाइड कर लेता है। उसी प्रकार इस बयाना दुर्ग में एक 6 मंजिल भव्य भवन बना हुआ है और उस भवन का जो नाम है, उस भवन का नाम बताओ कौन सा है? भीमलाट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमलाट का निर्माण किसने करवाया, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, भीमलाट का जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है विष्णुवर्धन के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? विष्णुवर्धन ने यहां पर एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ की खुशी में एक अपने बहुमंजिला इमारत, 6 मंजिला इमारत बनाई थी जिसको भीमलाट कहते। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, उस्सा मंदिर स्थित है और यहां पर उस्सा मंदिर को तोड़वा करके बताओ क्या बना दी गई है? उस्सा मस्जिद बना दी गई है। ये काफी कुछ जानकारियां जो है अपने को बताओ किसके बारे में पता होनी चाहिए? बयाना दुर्ग के बारे में दोस्तों। दोस्तों अपना बताओ कौन सा किला? बयाना का किला। बयाना के किले में और भी कुछ याद रखें क्या? और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बयाना का युद्ध वगैरह जो अपन इतिहास में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि इस दुर्ग पर कुछ समय के लिए बताओ किसने अधिकार किया था? औरंगजेब ने अधिकार किया था। बयाना का जो औरंगजेब है, उस औरंगजेब ने यहां का जो प्रमुख अंगरक्षक बनाया था मेहंदी ख्वाजा को बनाया था। और उसके बाद राणा सांगा और जो अपना बाबर है, औरंगजेब क्या बाबर और राणा सांगा के बीच में फरवरी 1528 में युद्ध भी हुआ था, जो अपना कौन सा कहलाता है? बयाना युद्ध 1527 में। तो वो बातें ऐतिहासिक बातें हैं, लेकिन दुर्ग के बारे में अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। मित्रों थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसी के पास में एक छोटा सा दुर्ग पड़ता है, डीग दुर्ग या डीग का किला। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि डीग का किला है क्या। बताओ डीग का किला कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कोई बड़ा किला नहीं है, लेकिन कभी कभी परीक्षक क्या करता है कि छोटा सा प्रश्न बना देता और अपने लिए वो गले की हड्डी बन जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी छोटी बातें भी अपन अगर ध्यान रख लें, ध्यान रखिएगा डीग का किला जो है बताओ भरतपुर में है और इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है बदन सिंह के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? बदन सिंह के जाट के द्वारा करवाया जाता है। यह डीग का किला क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान रखना, सूरज महल जो सूरजमल महाराजा थे, जाट राजा सूरजमल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरजमल महल कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए लोहागढ़, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी डीग या ऑप्शन डी में और कुछ दे दे, तो मुझे पता है कि आप लोहागढ़ करके आएंगे, लेकिन यहां पर ध्यान रखना लोहागढ़ नहीं होगा। आपसे पूछा जाए कि सूरजमल महल कहां स्थित है, तो आप बताएंगे डीग के किले में सूरजमल महल स्थित। नंबर 2 पर मित्रों इस डीग किले के बारे में ध्यान रखना कि डीग इस दुर्ग के किनारे, इस दुर्ग के किनारे, इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है। जल महल स्थित है और यह बीएसटीसी 2012 में पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा किला जल महलों के किनारे स्थित है, तो उसका उत्तर भी बताओ कौन सा किला हो गया था? डीग का किला। और नीचे नोट लगा करके दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में जल महलों की नगरी किसको कहते? राजस्थान में जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी बताओ किसको कहते हैं? ये कहते हैं डीग कुमेर, यानी डीग। और डीग बताओ कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। इसे जल महलों की नगरी कहते। जल महल कई जगह स्थित है। जयपुर में जल महल स्थित है जिनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। मित्रों उदयपुर में जल महल स्थित है। ऐसे कई महल है, लेकिन जो जल महलों की नगरी के नाम से विख्यात है वो अपना कौन सा क्षेत्र है? डीग। इस डीग के किले का निर्माण बदन सिंह ने। इस दुर्ग में बताओ कौन सा महल स्थित है? सूरजमल महल। ये 3 बातें अपने को किस किले के बारे में पता होनी चाहिए? डीग के दुर्ग के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों।
हाँ, तो फिर डीग दुर्ग के बाद में दोस्तों छोटा सा एक किला और है, उस दुर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाला किला। बताओ कौन सा किला? बाला किला। और बाला किला बताओ दोस्तों कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। सॉरी, बाला किला जो है ये बताइए कहां पर पड़ता है? अलवर में है। मित्रों, इस बाला किला के बारे में चार ही बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये बाला किला जो है इसके निर्माण के बारे में थोड़ा सा विवाद है। कुछ इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण प्रारंभिक समय में निकुंभ चौहानों ने करवाया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण कोकिल देव ने करवाया। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि इस दुर्ग का निर्माण अलगू राय ने करवाया। और कई इतिहासकार जो आधुनिक इतिहासकार है वो मानते हैं कि पहले की सारी बातें केवल काल्पनिक है, इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता तो हसन का मेवाती है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपसे बाला किले का निर्माण पूछा जाए किसने करवाया, तो आपका कोई सा भी ऑप्शन हो, अगर उलगू राय आपके ऑप्शन में है तो आपका जो पहला गोला काला होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? उलगू राय के ऊपर। हां, अगर उलगू राय विकल्प नहीं मिलता है तो आप नंबर 2 पर बताओ कौन सा देव कर सकते हैं? कोकिल देव कर सकते हैं। यानी इस दुर्ग का मूल निर्माता उलगू राय को कहा जाता है। छोड़िएगा निर्माता, वैसे भी परीक्षा एजेंसियां विवादास्पद प्रश्न पूछती नहीं है, क्योंकि परीक्षा एजेंसियां जो है कोर्ट के चक्कर काटते काटते उनके जो चप्पल है वो घिस गई है। जब जब इन्होंने विवाद का प्रश्न परीक्षा में बनाया है तब तब इनको या तो विद्यार्थियों को बोनस देना पड़ा है या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हैं। इसलिए जहां पर विवाद की स्थिति रहती है वहां से कभी परीक्षक प्रश्न पूछने की हिमाकत नहीं करेगा। मित्रों देखिएगा, ये जो बाला किला है इससे 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता। बताओ बाला किला को क्या कहा जाता? 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। 52 दुर्गों का लाडला कहलाता। इस बाला किले में मित्रों ध्यान रखना सलीम महल स्थित है। बताओ कौन से महल स्थित है? सलीम महल। सलीम महल स्थित। क्या है सलीम? किसको कहा जाता था? सलीम जहांगीर का ही दूसरा नाम सलीम हुआ करता था। अगर पूछा जाए जहांगीरी महल कहां पर है तो मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको लिखवाया था कि जहांगीरी महल कहां पर है? पुष्कर में है। जहांगीरी दरवाजा कहां पर है? अजमेर में है। और जहांगीर का दूसरा नाम था सलीम। सलीम महल कहां स्थित है? तो बाला किला। और बाला किला कहां पर है? अलवर में। इसी बाला किला को मित्रों आप सीधा अलवर का किला कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलवर का किला स्थित है। यहां पर मित्रों सलीम महल स्थित है। सलीम महल के अलावा बाला दुर्ग में ध्यान रखना, यहां पर एक है अपना हैंगिंग महल। बताओ कौन सा महल? हैंगिंग महल अथवा झूलता हुआ महल। अगर आपसे पूछा जाए कि हैंगिंग महल अथवा झूलता महल कहां पर है तो आप बताएंगे बाला किला में। जबकि हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल पूछा जाए तो आप बताएंगे कोटा में स्थित है। यहीं पर नोट लगा के साइड में लिख सकते हैं कि हैंगिंग ब्रिज अथवा झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल अथवा झूलता हुआ बांध, पुल अथवा ब्रिज कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब होगा कोटा। जबकि हैंगिंग महल यानी झूलता हुआ महल बताओ कहां पर हो जाएगा? बाला किला। ये 3-4 बातें यहां पर प्रश्न बनने लायक केवल एक ही बिंदु है कि 52 दुर्गों का लाडला कौन सा किला कहलाता? बाला किला। मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह था अपना बाला किला। बाला किला के बाद में एक किला रह जाता है भानगढ़ का किला। बताओ भानगढ़ का किला। यह भानगढ़ किला भी बताओ कहां पर पड़ता है मित्रों? अलवर में पड़ता है। बताओ भानगढ़ किला कहां पर पड़ता है? अलवर में। मित्रों भानगढ़ किले का निर्माण बताओ किसने करवाया था? भानगढ़ किले का निर्माण करवाया मित्रों ध्यान रखना भगवंत दास ने। बताओ कौन से दास ने? भगवंत दास ने।
कई जगह कोकिल देव, मानसिंह कुछ भी लिखा हुआ मिले, वास्तविक निर्माता बताओ किसको माना जाता है? भगवंत दास को माना जाता है। और ये जो भानगढ़ का किला है, इस किले को भूतिया किला कहा जाता। बताओ कौन सा किला कहा जाता? भूतिया किला कहा जाता। आप कहेंगे ये भूतिया किला क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर ऐसा मान्यता है कि भूत रहते हैं। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है कि रात्रिकालीन समय में इस स्थान पर प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। रात्रिकालीन समय में प्रवेश करने पर घटित किसी भी घटना के लिए राज्य सरकार अथवा पर्यटन विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। यानी पर्यटन विभाग को ऐसा लगता है कि रात्रिकालीन समय में यहां पर भूत वगैरह रह सकते हैं और किसी आम जन का यहां जाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने चेतावनी के रूप में बार बोर्ड भी लगा रखा है। मित्रों, पर्यटन विभाग ने राजस्थान के 2 प्रमुख स्थान या 3 मान सकते हैं आप, एक तीसरा आजकल और चला है, 2 प्रमुख स्थानों को भूतिया स्थान का मान दर्जा दिया गया है। एक तो भानगढ़ का किला जहां मान्यता है कि भूत रहते हैं, और दूसरा एक कुलदरा गांव, जिला जैसलमेर। कुलदरा गांव जैसलमेर को भी भूतिया गांव कहा जाता है और उस दुर्ग को भूतिया स्थान। और एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा के पास में कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ऐसा कहते हैं कि कोई एक जो है योगी रहता है जो भूत वगैरह निकालता है। अरे भूत भूतनी तो जानते हो ना, आपने देखा होगा कि गांवों में कई महिलाएं जो है जिनमें किसी की आत्मा प्रवेश करती है, वो यूं यूं करती है, भूत आते हैं, और किसी में भूतनी घुस जाती है। तो आपने देखा होगा कि फिर जो भी भूत भूतनी निकालने में माहिर होते हैं वो उनके ऊपर कोड़ों से, लट्ठों से वार करते हैं और भूतनी बाहर भाग जाती है। तो इस प्रकार का एक मेहंदीपुर बालाजी के पास में भी कोई स्थान है जहां पर खुले बाल किए हुए भूतनियां घूमती रहती है, और कोई अगर वहां जाए तो उसका अचानक से जो है दिल घबराने लग जाता है अगर वहां का दृश्य देखे, तो इस कारण उसको भी भूतिया स्थान की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन मुख्य जो है भानगढ़ का किला क्यों है भूतिया स्थान? इसके पीछे की लंबी कहानी है कि यहां पर कोई एक साधु रहता था, साधु के अलावा एक सुंदर सी राजकुमारी रहती थी, दोनों में प्रेम प्रसंग था। ये प्रेम प्रसंग की कहानियां अभी अपने को सुननी नहीं है, ये प्रेम प्रसंग की कहानियां अपना सिलेक्शन होने के बाद सुनेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि भूतिया किला कौन सा किला है? भानगढ़ का किला। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग में मेहंदी महल स्थित है। इस दुर्ग में बताओ कौन सा महल स्थित है? मेहंदी महल स्थित है। और इसके अलावा मित्रों ध्यान रखिएगा, घास कुंड स्थित। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस दुर्ग में घास कुंड स्थित है, तो वो राजस्थान का किला कौन सा किला हो जाएगा? भानगढ़ का किला। ये 2-3 बातें इस भानगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों अपने को याद रखनी है। अब देखिएगा दोस्तों, इस भानगढ़ के पश्चात आगे की तरफ बढ़े और एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है कुचामन का किला। अगले दुर्ग की तरफ अपन चर्चा करते हैं कुचामन का किला। और ये जो कुचामन का किला है, ये बताओ कहां पर पड़ता है? कुचामन जिला नागौर में पड़ता है। बताओ कुचामन कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो कुचामन के किले के बारे में दोस्तों आपको 7 बातें परीक्षा में पूछी जाने योग्य याद रखनी है। और वो 7 बुर्जें कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इस कुचामन किला जो है, इसका निर्माण किसने करवाया? कुचामन किला। 5-7 बातें परीक्षा में पूछे जाने योग्य। मित्रों देखिएगा, कुचामन दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया जाता है गौड़ ब्राह्मणों द्वारा। बताओ, गौड़ जाति के राजपूतों द्वारा, गौड़ राजपूतों द्वारा 17वीं सदी में यह दुर्ग बनता है और 17वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाता है गौड़ जाति के राजपूत करवाते हैं। लेकिन इस दुर्ग का अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक निर्माता कौन है, तो आप बताएंगे कि इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता जालिम सिंह है। आधुनिक निर्माता, बताओ आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं? जालिम सिंह को कहते हैं।
आधुनिक निर्माता हो जाएगा जालिम सिंह। 18वीं सदी में इसने इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण, प्रारंभिक निर्माण तो गौड़ राजपूत और आधुनिक निर्माण जालिम सिंह। अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, इस दुर्ग को अणखला दुर्ग कहा जाता। बताओ इस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहा जाता? अणखला दुर्ग कहा जाता। अणखला दुर्ग का अर्थ क्या होता है कि कभी भी इस दुर्ग का पतन नहीं हुआ, कभी भी कोई भी शत्रु इस दुर्ग को विजित नहीं कर पाया। तो आप कहेंगे क्या इसको राजस्थान का अजय दुर्ग कह सकते हैं क्या? मित्रों, अजय दुर्ग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते अजय दुर्ग? क्योंकि यह किसी रियासत का दुर्ग नहीं है। रियासत के दुर्ग जैसे लोहागढ़ दुर्ग है, उसको अपन अजय दुर्ग कहते हैं, क्योंकि लोहागढ़ कहां है? भरतपुर में, और भरतपुर एक रियासत थी। लेकिन कुचामन कोई रियासत नहीं थी, यह तो जोधपुर राज्य की एक जागीर थी। लेकिन इस दुर्ग का कभी विनाश नहीं हुआ, कभी पतन नहीं हुआ। इस कारण इस दुर्ग को बताओ कौन सा दुर्ग कहते हैं? अणखला दुर्ग के। मित्रों, अगला बिंदु जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता। बताओ जागीरी किलों का क्या कहलाता है? जागीरी किलों का सिरमौर बताओ कौन से दुर्ग को कहते हैं? जागीरी किलों का सिरमौर अपन कहते हैं कुचामन के किला को कहते हैं। जागीरी दुर्गों के सिरमौर का अर्थ क्या है कि रियासत के दुर्ग अलग होते हैं। राजस्थान में बताओ कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत पर एक किला बना हुआ रहता था। लेकिन उन रियासतों के अधीन, प्रत्येक राजा के अधीन सामंत होते थे, जागीरदार होते थे। तो जागीरदारों के पास भी दुर्ग हुआ करते थे। और राजस्थान में जितनी भी जागीरें थी, उन सभी जागीरों का सिरमौर कौन सा किला कहलाता है? कुचामन का किला कहलाता है। मित्रों, इस कुचामन के बारे में ध्यान रखिएगा। कुचामन दुर्ग में सुनहरी बुर्ज, इसके अलावा पाताल्या बुर्ज। बताओ कौन सी बुर्ज है? पाताल्या बुर्ज। आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहरी बुर्ज अथवा पाताल्या बुर्ज कहां पर स्थित है? तो यह कुचामन के किले में। ऐसी कुछ विशिष्ट जो नाम होते हैं दोस्तों, उनका विशेष ध्यान रखा करें। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया, इमली बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज इत्यादि किस दुर्ग की प्रमुख बुर्जें हैं? तो आपका जवाब होगा तारागढ़ अजमेर की प्रमुख बुर्जें हैं। अगर पूछ लिया जाए कि नवलखा बुर्ज किस दुर्ग की प्रमुख बुर्ज है, तो आप बताएंगे चित्तौड़गढ़ की। और अगर पूछ लिया केवल लखा बुर्ज किस दुर्ग की प्रमुख बुर्ज है, तो आप बताएंगे डीग के किले की प्रमुख बुर्ज जिसका नाम है लक्का। और बुर्ज क्या होती है? जब मैंने दुर्गों का अध्याय शुरू किया था तब एक एक चीज की परिभाषा बताई थी कि दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है, प्रवेश द्वार क्या होता है, लघु दुर्ग क्या होता है। ये सारी बातें अपन ने शुरुआत में करके उसके बाद ही आगे बढ़े थे। तो सुनहरी बुर्ज और पाताल्या बुर्ज। मित्रों, इसके अलावा इसमें ध्यान रखिएगा अंधेरिया हॉल। अगर आपसे पूछा जाए कि अंधेरिया महल, यानी जिस महल में अंधेरा रहता है, अंधेरिया महल, पाताल्या महल, अंधेरिया महल, पाताल्या महल, ये बताओ सारे के सारे कौन से दुर्ग में माने जाते हैं? कुचामन के किले के प्रमुख क्या माने जाते हैं? महल माने जाते हैं। दोस्तों, अगर पिछला पटवार का मेंस अगर आपने दिया है, तो पटवार मुख्य परीक्षा में यहां से एक प्रश्न पुटअप हुआ था और पूछा गया था कि राजस्थान में किस स्थान से इकती संधिया सिक्कों का प्रचलन था? इकती संधिया सिक्के। और जो इकती संधा सिक्के थे वो मित्रों वैसे तो अपने जो उसमें जो था विकल्प में कुचामन था नहीं, मेड़ता दे रखा था। पटवार मेंस का आप पेपर उठा के देखेंगे तो सीधा प्रश्न आया था कि इकती संधा सिक्के प्रचलित थे। इकती संधा सिक्के प्रचलित थे। और ऑप्शन ए में था दोस्तों, ऑप्शन ए में जयपुर, बे में था सोजत पाली, से में था मेड़ता नागौर, और जो विकल्प दे था उसमें था अपना सिवाना। सिवाना बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर। ये 4 विकल्प थे और पटवार की मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न आया था। तो दोस्तों बताओ इकती संधा सिक्के कहां से चलते थे? इकती संधा सिक्के निकलते तो कुचामन से थे,
लेकिन कुचामन कोई रियासत नहीं थी। उस समय राज्य था मेड़ता, यानी मेड़ता राज्य के अधीन कुचामन आता था। तो उसमें जो सही उत्तर माना गया था वो कौन सा माना गया था? मेड़ता माना गया। तो ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र ऐसी जागीर जिसकी खुद की मुद्रा प्रचलित थी, खुद के सिक्के थे। अरे मित्रों, आप बताओ, आप भारत देश में रहते हो, इंडिया में क्या कोई राज्य अपना अलग से पैसे बना सकता है क्या? क्या राजस्थान अपने नोटों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ राजस्थान लिख सकता है क्या? राजस्थान अपनी अलग मुद्रा चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। वैसे ही पहले जो रियासतें होती थी, जो राज्य होते थे, वो ही अपनी मुद्रा चला सकते थे, छोटे मोटे जागीरदार नहीं चला सकते थे। लेकिन एकमात्र ऐसी जागीर कुचामन थी जिसकी खुद की मुद्रा थी, और उस मुद्रा का नाम बताओ कौन से सिक्के थे? इक्ती संदे सिक्के। तो यहां पर एक बिंदु लिख सकते हैं, और एक बिंदु और लिख सकते हैं मित्रों, और वो बिंदु क्या लिखना है? एकमात्र जागीर कुचामन, एकमात्र ऐसी जागीर, कुचामन एकमात्र जागीर जिसकी मुद्रा अलग थी, जिसकी स्वयं की मुद्रा थी, जिसकी स्वयं की मुद्रा थी। बताओ इस मुद्रा का नाम क्या था? इक्ती संदा सिक्का, इक्ती संदा सिक्का। और ये इक्ती संदा कहां से चलता था? ये इक्ती संदा चलता था मेड़ता राज्य में, लेकिन छपता कांपता था कुचामन में। अब दोस्तों, बात यहां तक अगर अपन ने पढ़ ली है तो तीन बातें अगर आप और याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कुचामन दुर्ग में। पहला तो निर्माण गौड़ राजपूतों द्वारा, आधुनिक निर्माण, अणखलाकार थे, कभी इसका विनाश नहीं हुआ। जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता, सुनेरी बुर्ज, पातालिया बुर्ज, अंधेरिया महल, पातालिया महल, और एकमात्र रियासत, एकमात्र जागीर जिसकी स्वतंत्र क्या थी? मुद्रा थी। दो बातें और याद रखिएगा दोस्तों कुचामन के बारे में। यह रहा अपना कुचामन का किला, यह रहा अपना कुचामन। इसके बारे में ध्यान रखना मित्रों, कुचामन जागीर की राजधानी, यानी ये जागीर भी निराली जागीर है मित्रों। कुचामन जागीर की राजधानी, जागीर की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो वो राजधानी बताओ कौन सी हो जाएगी? मारोट हो जाएगी। कुचामन जागीर की राजधानी मारोट। कुचामन भी नागौर में पड़ता है, और मारोट भी बताओ कहां पर पड़ता है? मारोट भी मित्रों नागौर में ही पड़ता है, ध्यान रखना। तो कुचामन जागीर की राजधानी हो गई मारोट। अब देखें दोस्तों, अगला बिंदु, अब्बे सिंह के शासक बनने से पहले, अब्बे सिंह के शासक बनने से पहले, अब्बे सिंह के शासक बनने से पहले, कुचामन मेड़ता के अधीन था। कुचामन मेड़ता के अधीन था, लेकिन अब्बे सिंह के पश्चात, अब्बे सिंह के पश्चात, अब्बे सिंह के शासनकाल में ये जोधपुर राज्य के अधीन हुआ, ये जोधपुर राज्य के अधीन हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यही है कि जो मेड़ता, जो कुचामन जागीर थी, वो पहले तो मेड़ता राज्य के अधीन थी, बीरमदेव वगैरह इनके अधीन थी मित्रों। जैसे ही अब्बे सिंह, और अब्बे सिंह का तो पता ना 1710 से 1734 ईस्वी तक के जो है शासक बनता है, और इनके शासनकाल में मित्रों ध्यान रखना, अब्बे सिंह के शासनकाल में 1730 में खेजड़ली की घटना भी घटित होती है। खेजड़ली गांव में जहां पर 363 लोग शहद अपने खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में 28 अगस्त 1730 को क्या होते हैं? 363 लोग, 294 पुरुष और 69 महिलाएं वीर गति को प्राप्त हुई थी, और जिनके
स्मृति में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। वो शासक अभय सिंह ही था जिनके काल में वो घटना घटित हुई थी। तो अभय सिंह से पहले कुचामन जागीर मेड़ता के दिन थी और उसके बाद बताओ कहां चली गई थी, जोधपुर आ गई थी। और एक बिंदु ध्यान रखिएगा, ये दुर्ग कुचबंदियों की ढाणी के नाम से भी विख्यात, कुचबंदियों की ढाणी के नाम से भी विख्यात, कुचबंदियों की ढाणी के नाम से विख्यात। यानी ये जो कुचामन जो वर्तमान में स्थान है नागौर जिले में पड़ता है, सीकर जिले की सीमा पर है। इस कुचामन को ही पहले कुचबंदियों की ढाणी कहा जाता था और इसी कुचबंदियों की ढाणी के स्थान पर यह किला बन गया और किला बनने के बाद इसका नाम क्या हो गया था, कुचामन हो गया था। ये कुछ 5-7 बातें अपने को किसके बारे में पता होनी चाहिए, कुचामन के बारे में दोस्तों पता होनी चाहिए। दोस्तों इस कुचामन का किला सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कुचामन का किला अपन ने देख लिया। अब कुचामन के बाद में 4-5 छोटे छोटे दुर्ग जो है उनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे एक किला आ गया अपना नागौर का किला। बताओ एक दुर्ग, कौन सा दुर्ग आ गया, नागौर दुर्ग आ गया। मित्रों ये जो नागौर का दुर्ग है और एक दुर्ग ले लो अपने सिवाना का किला। जो छोटे छोटे दुर्ग हैं जिनके बारे में अपने को थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी अपन ले लेते हैं। नागौर का दुर्ग और नागौर के दुर्ग के अलावा बताओ कौन सा दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है। ये जो नागौर का दुर्ग व सिवाना का दुर्ग है, इस नागौर दुर्ग का अगर आपसे पूछा जाए निर्माण किसने करवाया, तो नागौर दुर्ग के जो निर्माण करवाया जाता है वो करवाया जाता है केमास, अथवा इन्हीं केमास को कहा जाता है कदमवास, केमास अथवा कदमवास द्वारा। अब आप कहेंगे ये केमास अथवा कदमवास कौन है, तो केमास जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा और पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर। उन सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था। यहां पर लिख सकते हैं मित्रों केमास राठौड़ जो है, इसको पूरा अलग से ही लिख लेते हैं दोस्तों क्योंकि 5-7 जानकारी अपने को लेनी पड़ेगी। तो ये रहा नागौर, नागौर का किला, नागौर का किला। नागौर किले का बताओ पहले तो निर्माण लिख लेना है। निर्माण केमास अथवा कदमवास द्वारा, केमास अथवा कदमवास द्वारा। और केमास और कदमवास कौन है, 1177-78 में यह दुर्ग बना था, यानी 12वीं सदी में सोमेश्वर का दरबारी मंत्री, सोमेश्वर का दरबारी मंत्री, सोमेश्वर का दरबारी मंत्री केमास अथवा कदमवास। अब देखना दोस्तों सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। नागौर का प्राचीन नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, नागौर या इसी दुर्ग का प्राचीन जो नाम था वो था अहिछत्तरगढ़। बताओ नागौर दुर्ग का प्राचीन नाम बताओ क्या था, प्राचीन नाम था अहिछत्तरगढ़ अथवा अहिछत्तरपुर। एक ही बात है, अहिछत्तरेपुर कहा जाता था, तो अहिछत्तरपुर अथवा अहिछत्तरेगढ़। फिर इसको नागौर क्यों कहा गया, नागौर इसलिए कहा गया यहां पर नागा वंश के शासकों का क्या था, नागा वंश के शासकों का शासन रहा था, इस कारण इसे नगाना कहा गया। और नागाना के अलावा नागाना के बाद में इसका नाम हो गया नागौर। आपने कहावत भी सुनी होगी कि उन्नाड़ा अजमेर बलो, सियाड़ा खाटू, चौमासा बीकानेर बलो, नागाना नित्य बलो। इस प्रकार की कहावत आपने सुनी होगी मित्रों। तो जो नागाना है वो नागाना से ही बाद में नाम पड़ गया था नागौर। नागाना इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर नागा वंश के राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था। तो ये थोड़ी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखना दोस्तों इस नागौर दुर्ग में वास्तविक बादल महलों का आवास, वास्तविक बादल महल स्थित।
वास्तविक बादल महल स्थित। निर्माण, बादल महल का निर्माण अगर पूछा जाए तो यह निर्माण करवाया गया था बखत सिंह के द्वारा। बताओ निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बखत सिंह के द्वारा करवाया गया। वास्तविक बादल महल का अर्थ क्या है? मित्रों, बादल महल राजस्थान में कई है और बादल महलों से 4 प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं उसको आराम से सुने, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी जानकारी है। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा के सुने, आवश्यक कमेंट हो तभी करें, ध्यान से सुने। अनावश्यक पंचायती करोगे तो ये जो बादल महल है वो परीक्षा में पता ही नहीं चलेगा कौन सा बादल महल आया और कौन सा गया। मित्रों, बादल महलों से 4 प्रश्न बनते हैं। पहला, परीक्षक सीधा प्रश्न पुटअप करता है कि बादल महल स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए कुंभलगढ़ में स्थित है, जहां पर 9 मई 1540 ईस्वी को राणा प्रताप का उसी बादल महल की जूनी कचेरी में जन्म हुआ था। परीक्षक ने कुछ नहीं कहा, सीधा पूछा बादल महल है, तो आपका जवाब क्या हुआ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। परीक्षक ने प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया, उसने पूछ लिया राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, तो आपका जवाब होगा राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल सोनारगढ़। सोनारगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। तो उत्तर क्रमांक 2 जो ऑप्शन है वो सोनारगढ़ सही हो जाएगा। परीक्षक ने फिर से प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया, पूछ लिया राजस्थान में वास्तविक बादल महलों का आवास कहां होता है, तो आप बताएंगे कि वास्तविक बादल महलों का आवास नागौर के किले में होता है। आप मित्रों कभी जाके आइएगा नागौर के किले में, बुधवार के दिन फ्री रहता है, अन्यथा टिकट लगता है। आप बुधवार को जाइए, फ्री में यात्रा करके आइए और बादल महल में मित्रों आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम वास्तविकता में बादलों के बीच में आ गए। इतनी सुंदर नक्काशी और रोशनी के आने की व्यवस्था की गई है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। और मित्रों कम से कम अगर 10 से 15 सेल्फी वहां पर आप जरूर लेकर के आएंगे। इतना मनमोहक जो बादल महल है कहां पर स्थित है? नागौर में है। मित्रों, नंबर 4 पर उसने प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया और पूछ लिया कि सोने की आकर्षक कलाकृति के लिए राजस्थान का कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है? तो सोने की आकर्षक नक्काशी अथवा कलाकृति के लिए जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर का बादल महल प्रसिद्ध। सबसे ऊंचा बादल महल सोनारगढ़, जैसलमेर में। वास्तविक बादल महल नागौर में। और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी एड्रेस नहीं दिया, सीधा पूछा बादल महल कहां पर, तो कुंभलगढ़ में। वास्तविक बादल महल कहां पर हो गए? नागौर में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बखत सिंह। आप कहेंगे ये बखत सिंह कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर का दोस्तों शासक था 1679 से लगा के 1724 ईस्वी तक अजीत सिंह राठौड़। और उसी अजीत सिंह राठौड़ के 2 पुत्र थे, एक का नाम था, छोटे पुत्र का नाम अबे सिंह और बड़े पुत्र का नाम बखत सिंह। इस बखत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी 1724 ईस्वी में। और जो इतिहास में अपने पिता की हत्या करे उसे पितृहंता कहा जाता। अपने बापू यानी अपने पिता की हत्या कर देने के कारण बखत सिंह जो है वो जोधपुर में निवास नहीं करते और जोधपुर छोड़ के नागौर आ जाते हैं, जबकि इनके छोटे भाई अबे सिंह जोधपुर के राजा बन जाते हैं। तो ये बखत सिंह नागौर में रहते हुए बादल महलों का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। मित्रों, अगला बिंदु जल प्रबंध हेतु विश्व विख्यात दुर्ग। जल प्रबंध हेतु विश्व विख्यात दुर्ग। बताओ जल प्रबंध हेतु विश्व विख्यात दुर्ग कौन सा है? यह नागौर का किला है। मित्रों, यूनेस्को ने इससे एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। इतनी आकर्षक, आप कहीं पर भी पानी की एक बूंद तक गिरा दे, पानी वेस्ट क्या चला जाए। मित्रों, दुर्ग के अंदर पूरी भूमिगत पाइप फिटिंग, पानी की फिटिंग की गई है। कहीं पर भी पानी गिरा तो वो पानी उस पाइपों के माध्यम से, नलियों के माध्यम से इस दुर्ग के पीछे की तरफ एक अमर सिंह राठौड़ का स्मारक बना हुआ, वहां पर मित्रों पानी पहुंचता है, गार्डन में पानी पहुंचता है, यानी एक बूंद भी पानी व्यर्थ नहीं जाता। और जल प्रबंधन के लिए विश्व विख्यात दुर्ग है। इसी कारण इस दुर्ग को एक अवार्ड भी दिया गया, एक्सीलेंट अवार्ड। मित्रों ध्यान रखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की कर्म स्थली,
अमर सिंह राठौड़ की कर्म स्थली, बताओ कौन सा किला कहलाता है? नागौर का किला कहलाता है। कर्म स्थली अमर सिंह कौन है? इतिहास में आपने 1644 ईस्वी में मतिरे की राड़ का नाम, मतिरे की राड़, नागौर और बीकानेर के बीच मतिरे को लेकर के एक विवाद हुआ था। वो मतिरे की राड़ किस शासक के काल में हुई थी? अमर सिंह। बड़ा वीर प्रतापी शासक था, कठार का धनी। कठार का धनी बताओ किसको कहते? अमर सिंह को कहते। तो कठार का धनी अमर सिंह राठौड़ की कर्म स्थली कौन सा किला कहलाता है? नागौर का किला कहलाता है। और मित्रों, अमर सिंह की ध्यान रखना, 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। 16 खंभों की छतरी बताओ कहां पर स्थित है? नागौर में स्थित है। यह बात भी अपने को कौन से किले के बारे में याद रखनी है? यह रखनी है नागौर के किले में। और भी कई छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन मुख्य ये 3 प्रश्न बन सकते हैं। तो पुराना नाम, वास्तविक बादल महल और 16 खंभों की छतरी। तो यह अपना प्रमुख रूप से बताओ कौन सा किला है? नागौर का किला दोस्तों। तो दोस्तों, नागौर दुर्ग के पश्चात एक छोटा सा किला और पढ़ लेते हैं। देखिएगा, वैसे नागौर के किले के बारे में पढ़ा जाए तो मित्रों 2.5-3 घंटे ही कम है, लेकिन अपने को परीक्षा पास करनी है। परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कुल दुर्ग 256 है, एक एक दुर्ग पढ़ना संभव नहीं है। अपन 25-30 महत्वपूर्ण जो दुर्ग है उन पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी कुछ बातें और जो है अपन चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा में बैठने से पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए, हमने कितना पढ़ा कोई महत्व नहीं है, हमने क्या पढ़ा इसका विशेष महत्व है। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए जितने बिंदु आपको पढ़ाए जाए वो आप याद करें। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि उस गाइड में तो इतनी राम कथा लिखी हुई है। मित्रों, आपको राम कथा से कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है। तो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने योग्य बिंदु है उन्हीं पर अपने को चर्चा करनी है। तो दोस्तों, अगला अपन जो दुर्ग है वो पढ़ते हैं सिवाना का किला। और सिवाना का किला बताओ कहां पर पड़ता है? सिवाना का किला दोस्तों है बाड़मेर में। बताओ सिवाना का किला कहां पर है? बाड़मेर में। मित्रों, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा, सिवाना का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। सिवाना का निर्माण वीर नारायण पंवार के द्वारा। सिवाना जो है ये रहा अपना सिवाना। सिवाना का निर्माण ध्यान रखना किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने करवाया। और वीर नारायण जो पंवार है, इसके द्वारा इस निर्मित को कहा जाता है, बताओ कुंभल। इसको कहा जाता है अपने कुंभाना दुर्ग। बताओ इसी दुर्ग का एक उपनाम है जो है कुंभाना दुर्ग। बताओ कौन सा दुर्ग कहा जाता है? कुंभाना दुर्ग। कुंभाना के अलावा मित्रों ध्यान रखना, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। बताओ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? हल्देश्वर अथवा कुंभा पहाड़ी पर स्थित। कुंभा पहाड़ी पर स्थित हल्देश्वर अथवा कुंभा पहाड़ी पर स्थित किला बताओ अपना कौन सा हो जाएगा? सिवाना का किला हो जाएगा। यहां तक की बातें अपने को पता होनी चाहिए कि निर्माण हो गया वीर नारायण पंवार ने, और इसके अलावा कुंभाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। अब दोस्तों, इस दुर्ग को कहा जाता है मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली अथवा मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी। बताओ कौन से दुर्ग को कहते हैं? सिवाना। दोस्तों, जब जब मारवाड़ के राजाओं पर संकट आया, याद कीजिए मारवाड़ के प्रताप कहलाने वाले चंद्रसेन राठौड़ पर भी जब संकट आया, कहां पर गए थे?
इस सिवाना दुर्ग में। याद कीजिए, गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 मालदेव पर भी संकट आया था, जब मालदेव के सेनापति जेता कुंपा और मालदेव के बीच अविश्वास उत्पन्न हुआ था। उस समय मालदेव भी बताओ कहां गया था? सिवाना। याद कीजिए, राव जोधा के ऊपर जब राणा कुंभा ने आक्रमण किया तो जोधा भाग करके पहले काउनी गांव बीकानेर में, फिर कहां पर शरण लेता है? फिर शरण लेता है सिवाना में। जब जब मारवाड़ के राजाओं पर आपदा आई, विपदा आई, संकट आया, तब तब इन्होंने जाकर कहां पर शरण ली? सिवाना में ली। इस कारण संकटकालीन राजधानी अथवा मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन सा किला कहलाता? सिवाना कहलाता। दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली अथवा संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को कहा जाता। किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़। दोस्तों अगला बिंदु इसके बारे में ध्यान रखना, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग है। बताओ कौन से दुर्ग की कुंजी? जालोर दुर्ग की कुंजी। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कोई भी आक्रांता अगर जालोर दुर्ग पर आक्रमण के लिए जा रहा है तो रास्ते में सिवाना आएगा, यानी सबसे पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा। सिवाना को जीतने के पश्चात ही आप कहां पर आक्रमण कर सकते हैं? जालोर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो जालोर दुर्ग की कुंजी बताओ कौन सा स्थान कहलाता है? सिवाना कहलाता। अगला बिंदु मित्रों, इस दुर्ग में मामदेव कुंड स्थित है। बताओ इस दुर्ग में कौन सा कुंड स्थित है? मामदेव कुंड स्थित। मामदेव कुंड इस दुर्ग का एकमात्र पेयजल स्रोत है। मामादेव कुंड कहां पर है? कुंभलगढ़ में है, जहां पर उद्दा के द्वारा 1468 ईस्वी में राणा कुंभा की हत्या की जाती है। ध्यान रखना, केवल माम में और पीछे अगर आ की मात्रा लगी, मित्रों आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी जो परीक्षा में बिंदी लगा सकती है। जब तक माम है और माम देव तो सिवाना में है, और मामा देव कहां पर है? कुंभलगढ़ में, जहां पर राणा कुंभा की हत्या की गई थी उसके पुत्र उद्दा के द्वारा 1468 ईस्वी में। तो मामदेव कुंड हो गया। मित्रों इस सिवाना के ऊपर ध्यान रखिएगा, 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। 1308 ईस्वी में बताओ किसका आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, खिलजी के आक्रमण के समय, खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम साका, प्रथमे साका। मित्रों साका का अर्थ होता जोहर और केसरिया। 1308 ईस्वी में यहां का स्थानीय जो शासक था उसका नाम था सातल देव, और सातल देव के दो सेनापति थे। मित्रों सातल देव का जो सेनापति थे उन्होंने सातल देव के साथ में बताओ क्या किया था? धोखा किया था। सातल देव के सेनापति का नाम था भावला पंवार, और ये भावला पंवार जो है इस मामदेव कुंड में गाय का खून मिला देता है, और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजपूत सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और सातल देव यहां पर बताओ केसरिया करता है, रानियां जोहर करती है, यानी सिवाना का पहला साका बताओ कब हुआ था? 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर आक्रमण के लिए जा रहा था, क्योंकि कानड़ देव चौहान और बीरम देव चौहान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की जो कथा थी उसके तहत उसे जालोर पर आक्रमण करना था। लेकिन जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी कहलाता है? सिवाना, क्योंकि जालोर पर जाएंगे तो रास्ते में कौन सा आएगा? सिवाना आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्गे, उस कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना की घेराबंदी की, और फिर अंत में इस यहां का स्थानीय शासक उस समय जो था सातल देव, उस सातल देव के सेनापति भावला को अपनी तरफ मिला लिया और धोखा करके इस मामदेव कुंड में गाय का खून मिलवा दिया, और उसके बाद राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते। सातल देव केसरिया करता, इसकी रानियां जोहर करती, और सिवाना का पहला साका कब होता है? 1308 ईस्वी में। ये सारी जानकारियां बताओ कौन से दुर्ग के बारे में याद रखनी है? सिवाना के बारे में याद रखनी है। आशा करता हूं कि यहां तक के जितने भी बिंदु अपने पढ़े हैं सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब फिर मिलते हैं मित्रों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राम राम।